Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 8th video. The subject is science and the chapter is some natural phenomena. So जो मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जो मेरे चैनल में ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं वो इस चैनल को इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना शेयर करना ना भूलें। सो नेचुरल फेनोमेना होता क्या है? नेचुरल फेनोमेना वो होते हैं जिनमें हम प्राकृतिक चेंजेस देखते हैं। अभी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में क्या समझा कि चार्जेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर वो सेम चार्ज होते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर वो अपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अब इन चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं ये नेचर में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ओके, एंड आफ्टर डैट चार्ज एंड अनचार्ज बॉडीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग बॉडीज़ क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, लाइटनिंग एंड देन अर्थक्वेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं नेचुरल फेनोमेना की, तो नेचुरल फेनोमेना के हिसाब से दो तरह के डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना होते हैं। पहला होता है लाइटनिंग और दूसरा होता है अर्थक्वेक। ओके, लाइटनिंग क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बिजली चमकना, और दूसरा होता है अर्थक्वेक, जिसे हम कहते हैं भूकंप। तो इन दोनों के पास पहुंचने से पहले हमें कुछ रास्तों के कुछ डेफिनेशंस को क्लियर करना होगा। तो बच्चों, जो पहली डेफिनेशन है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जैसा कि आपको पता है कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी है? एटम। एटम को हिंदी में क्या कहते हैं? अणु। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ एटम्स। और जो एटम होते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। प्रोटॉन मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इन चारों को आपस में जब हम कंबाइन करते हैं, इन सब एटॉमिक पार्ट्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो बनता है एटम। ठीक है ना? और ये जो एटम है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये किसके चारों तरफ घूमते हैं? जो ऑर्बिटल एरिया में इन द सेंटर आपका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इसमें ये क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया कि जो ऑर्बिटल, जो आपका सेंटर होता है वो आपका न्यूक्लियस हो जाता है, और ये जो आपके ऑर्बिट्स, जो सर्कस प्रेजेंट होते हैं, इसी में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है? द इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट गेट accumulated on an object which is usually non-conductor of electricity। वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो एक ऑब्जेक्ट पे जमा हो जाते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्ट पे? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, उससे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल पे क्या है? जैसा कि आपने अभी ठंड का टाइम चल रहा है, आपने अपने सर पे वुलन कैप या वुलन हैट लगा रखी है, ठीक है ना, जो ऊन से बुनी हुई है, तो वो हमारे सर पे रब करती हैं। और आपने सुना भी होगा, जब हम हैट को अपने सर से उतारते हैं तो थोड़ी सी चिच की आवाज़ आती है। तो क्या होता है, उस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? फ्रॉम योर हेयर टू द हैट, हमारे सर पे, हमारे बालों पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में चला जाता है? हेड पर आ जाता है, ठीक है ना। ये अगर हेड है और ये हमारे बाल हैं, तो बाल से ये माइग्रेट होके मूव करके ये हमारे हेड पर आ जाते हैं। सो अ स्टैटिक चार्ज बिल्ड्स अपॉन द हेयर एंड नाउ ईच हेयर हैज़ द सेम पॉजिटिव चार्ज। तो एक आपका स्टैटिक चार्ज इस पर क्या हुआ? बालों पे बना, तो इसकी वजह से क्या हो गया? जितने भी बाल हैं उन पर कौन सा चार्ज हो गया? सेम पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स the accumulation of electrical charges on an object which is usually a non-conductor of electricity is known as static electricity. Now charged and uncharged bodies। ये charged और uncharged bodies क्या होती हैं? When you move a plastic comb through your dry hair, जब आप अपनी प्लास्टिक की जो कंघी है या कंघा है, जब आप उसको अपने सूखे हुए बालों पे लेके जाते हैं, द comb attains a peculiar property, इट इज़ एबल टू अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। तो हम क्या करते हैं? पेपर वाला एक्सपेरिमेंट किया, छोटे छोटे हमने कागज़ के टुकड़ों को फाड़ के रख लिया, और जब हम उनके पास लेके जाते हैं तो क्या होता है? उसमें अट्रैक्शन होता है। सो जो कॉम्ब है वो क्या है? चार्ज हो गई, या फिर उसने क्या किया? कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लिया। कब? जब हमने उसको अपने सूखे बालों में एक दो बार ला दिया।
तो जो बालों के जो चार्जेस थे वो कहाँ पर आ गए थे, कॉम में आ गए थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक्वायर्ड करने की वजह से क्या हो गया कि जो बिट्स ऑफ पेपर हैं वो उस पर अट्रैक्ट होने लगे। तो इस पूरे फिनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और जिस बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं चार्ज बॉडी। तो क्या हो गया, जब हमने कोम को रब किया अपने बालों पर, फिर हमने बिट्स ऑफ पेपर के पास ले गया, तो कोम क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो वो क्या हो गया, चार्ज्ड बॉडी हो गई। और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है। और अनचार्ज बॉडीज क्या हो जाती हैं, जस्ट चार्ज बॉडीज के अपोजिट हो जाती हैं, जिनमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो कई तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि अगर सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। यही तो हमने पढ़ा है कि अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस है तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो कई तरह के एक्सपेरिमेंट इससे पहले हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुका है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि नेचर ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं। मतलब अभी जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पढ़ा, चार्ज अनचार्ज बॉडीज पढ़ा, अब उसमें हम देख लेते हैं कि इनके नेचर क्या होता है। इनका नेचर का मतलब क्या होता है, स्वभाव कैसा होता है। तो बेसिकली दो तरह के चार्जेस हमारे प्रकृति में मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से। क्या है, एक ग्लास का रॉड लिया, उसको सिल्क से क्या किया, सिल्क के कपड़े से हमने इसको रब कर दिया, तो वो कौन सा चार्ज अपने अंदर ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। फिर हमने एक इबोनॉइड रॉड लिया, उसको फ्लैनल से हमने क्या किया, रब किया, तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और नेगेटिव चार्ज को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस के साइन से। तो इससे हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट विद द सेम टाइप ऑफ चार्ज, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो दो चार्जेस जो सेम हैं तो वो रिपेल करेंगे, और जो सेम नहीं है, अपोजिट है, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी से रिलेटेड एक बना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या बना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये क्या होता है भाई, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस स्टेट्स दैट इन any isolated system the sum of charges bodies before rubbing is equal to the sum of charges after rubbing। ये क्या कह रहा जा रहा है कि अगर जैसे एक पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपके पास 5 आम थे, तो आप क्या हो गया कि लोगों ने कहा भाई इनके पास तो 5 आम हैं। आपने वो 5 आम किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, पर तो दूसरे ने देखिए क्या कहा कि ये व्यक्ति तो बहुत दयावान है, इसने 5 आम एक भूखे को दे दिया, एक भूखा व्यक्ति आपने उसको दे दिया। तो यहाँ पे आपका दोनों पॉइंट हुआ कि पहले तो आपके पास 5 आम थे, उसके लिए भी लोगों ने कहा कि भाई 5 आम थे, वो 5 आम अपने अपने एक भूखा इंसान पर आपने उसको दे दिया। तो यहाँ पे दोनों टाइम में आप क्या हो गए, प्रॉफिटेबल हो गए ना, दोनों में आपकी प्रशंसा हुई, दोनों में आप कहीं पे भी आपको नेगेटिविटी नहीं देखने को मिली। तो ठीक इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का भी एक नियम है, लॉ है। वो लॉ ये कहता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हमने ग्लास रॉड ही लिया है, उस पर अगर हमने सिल्क से रब नहीं किया तो क्या होगा, उसका सम ऑफ चार्जेस उतना ही होगा जब हम उसको रब कर देंगे, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। Before and after, before rubbing and after rubbing, the charges will be equal, the sum of charges will be equal. It means when a body is rubbed with another body, transfer of charges takes place। तो जाहिर सी बात है, एक पॉजिटिव बॉडी को अगर हम नेगेटिव बॉडी से चार्ज करेंगे तो वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अपने चार्जेस को। सो नेट चार्ज इज लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग रब ऑफ 2 बॉडीज। तो जाहिर सी बात है, दोनों में आदान प्रदान होगा। तो इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं डैट व्हेन 2 बॉडीज आर रब टुगेदर बोथ गेट चार्ज एंड चार्जेस रिक्वायर्ड बाय देम आर इक्वल बट अपोजिट। तो दोनों में हमने देखा कि दोनों में चार्जेस थे, जब दोनों को आपस में रब किया गया तो दोनों ने क्या किया, आदान प्रदान किया, ट्रांसफर किया अपने चार्जेस का। तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया, नेगेटिव पॉजिटिव के पास गया, इससे क्या हो गए, दोनों के दोनों बराबर हो गए। ठीक है। Now different ways of charging bodies। अब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। तो पहला है
चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, हमने फ्रिक्शन चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है ना, कि दो बॉडीज़ को जब आपस में रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जब हमने रब किया, जैसे अपने दो हाथों को हमने, बहुत ठंड लगी तो हम गर्मी क्या करते हैं, ठंड में क्या करते हैं, जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है, और जब फ्रिक्शन होता है तो हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को चार्ज अप कर रहे हैं। दूसरा क्या है हमारा, चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन। A conducting object can be charged by touching it with a charged body। ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को जब हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, जब हम उसको एक चार्ज बॉडी से टच करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय टचिंग विद अ चार्ज बॉडी इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है ना। इन डूइंग सो द चार्ज बॉडी ट्रांसफर अ सिमिलर चार्ज टू द अदर बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक नेगेटिव चार्ज सिल्क ले लिया और एक हमने पॉजिटिव रॉड जो है नेगेटिव चार्ज ले लिया, और जो सिल्क है वो पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या करें, इक्वल अमाउंट में एनर्जी को, चार्जेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट है, टू चार्ज ऑफ बॉडी बाय इंडक्शन इज टू गिव अ चार्ज विदाउट टचिंग इट। कंडक्शन जब हम किसी बॉडी को टच करके चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं, और इंडक्शन क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट टचिंग इट, जब हम उसे टच नहीं करते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं। टेक टू मेटेलिक स्फीयर एंड मार्क देम एज ए एंड बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप में कि दो तरह के दो मेटेलिक स्फीयर लीजिए, एक को ए मार्क करिए, एक को बी मार्क करिए। चार्ज एंड इबोनॉइड रॉड, आप यहाँ बगल में देख सकते हैं कि इबोनॉइड रॉड भी है, चार्ज नेगेटिव चार्ज है, और जो आपकी बॉल से एक पॉजिटिव चार्ज दिखा रही है, एक नेगेटिव चार्ज दिखा रही है, ठीक है ना। ब्रिंग द चार्ज्ड इबोनॉइड रॉड नियर द स्फीयर। तो हमने क्या किया, जो चार्ज इबोनॉइड रॉड है उससे हम इसके स्फीयर के पास लेके आएंगे, जो दो मेटलिक बॉल हमने लिया है। टेक केयर दैट द स्फीयर मस्ट टच ईच अदर। इतना ध्यान देना है कि जो स्फीयर बॉल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक। रिमूव द स्फीयर बी एंड देन द इबोनॉइड रॉड। पहले अब बी को अलग करिए और इबोनॉइड रॉड को दूर लेके जाइए। बोथ स्पीयर्स आर फाउंड टू बी चार्ज। तो हमने क्या देखा कि दोनों स्पीयर्स जो है वो क्या चार्ज हो गए, क्यों, स्पीयर ए गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड वेयर एज स्पीयर बी गेट्स नेगेटिव चार्ज। और ये ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज when the negative charge इबोनॉइड रॉड is brought near the sphere A, जब हमने नेगेटिव चार्ज इबोनॉइड रॉड को पास में लेकर आते हैं A के, तो वो क्या नेगेटिव चार्ज जो था स्फीयर में वो पॉजिटिव में हो गया एंड मूव टुवर्ड्स द स्फीयर B। तो A वाला जो था वो किसकी तरफ मूव हो गया, B की तरफ हो गया। तो जब एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज उसके पास आया तो स्फीयर B में क्या हो गया, एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं दैट इन चार्जिंग बाय इंडक्शन द चार्ज एक्वायर्ड बाय नियर बाय बॉडी इज अपोजिट टू द चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी दैट इंड्यूसेस इट। तो क्या हुआ, अपोजिट हो जाता है, कौन से में, कि जो उसको इंड्यूस करो उसमें अपोजिट चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, जो चार्ज एक्वायर्ड किया जाता है नियर बाय बॉडी जिसमें होती है वो किसके अपोजिट हो जाती है, जिसको इंड्यूस करता है। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि चार्ज इबोनॉइड रॉड नेगेटिव था तो मेटल बॉल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जब मेटल बॉल ए हमारा पॉजिटिव हुआ तो वो इससे चेंज होकर नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव था, ठीक। ये जब इसके पास से इंड्यूस इसने किया, किसने इंड्यूस किया, इबोनॉइड रॉड ने इंड्यूस किया, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। और ये पॉजिटिव में इंड्यूस था तो ये इससे इंड्यूस होकर केस में चेंज हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रांसफर हुआ चार्जेस का, ठीक है ना। और ये क्या हुआ, विदाउट टचिंग, यहाँ पे इबोनॉइड रॉड ने टच नहीं किया था, सिर्फ उसके पास वो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, विदाउट टचिंग व्हेन वी चार्ज अ चार्ज बॉडी टू अ चार्ज बॉडी, तो हम उसे क्या देते हैं, चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है यह देखने के लिए कि बॉडी पे किस तरह का चार्ज प्रेजेंट है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। प्लस ये भी बताता है कि अगर बॉडी चार्ज्ड है तो उसमें किस तरह का चार्ज प्रेजेंट है, क्या नेचर है, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
It works on the principle that like charges repel and unlike charges attract. ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सिंपल से प्रिंसिपल पे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं लाइक नेगेटिव एंड पॉजिटिव वो अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के टाइप्स की, तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बॉल इलेक्ट्रोस्कोप और दूसरा होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Pith ball electroscope. It is also called a pith ball pendulum. Why it is called a pith ball pendulum? क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे एक पेंडुलम जो है, जो हमने पेंडुलम वॉच में भी देखा है, इस तरह की एक पेंडुलम बॉल वहाँ बॉल रहती है। It consists of a light ball of a soft material taken out from the pith of maize. ये जो बॉल यूज़ की जाती है पेंडुलम के लिए, पेंडुलम प्रोसेस के लिए, तो ये किससे बनती है? जो सॉफ्ट पिथ बॉल है आपकी, ये बनती है आपकी मक्का, सुना है ना आपने? मक्का के जो बीच वाला जो पोर्शन, जो पिथ वाला एरिया होता है, इससे ये बॉल बनाई जाती है। इट कैन बी चार्ज पॉजिटिवली या नेगेटिवली बाय टचिंग इट रिस्पेक्टिवली विद अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? हम इसको पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज मटेरियल ले सकते हैं, ग्लास रॉड ले सकते हैं जिसको सिल्क से हमने रब कर दिया हो। नेगेटिव चार्ज में इबनॉइड को हमने फर्श से अगर रब कर दिया है तो हम इसको चार्ज अप कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोस्कोप है जो हेल्प करता है चार्जेस बताने में। जैसी बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज किया है हमने ग्लास रॉड से, अगर हम इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज मटेरियल या कोई मटेरियल लेके जाएंगे, अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और अगर वो अट्रैक्ट नहीं करेगा तो मतलब ये क्या है? लाइक चार्जेस है। मतलब अगर ये पिथ बॉल आपकी नेगेटिव है और जो ऑब्जेक्ट आप लेके गए वो भी नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मतलब कि गिवन मटेरियल क्या है? नेगेटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है और गिवन मटेरियल नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स कि ये क्या है? जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? जाहिर सी बात है वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमारा जो पिथ बॉल जो है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके के इलेक्ट्रोस्कोप की हम बात करते हैं, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप की। तो ये क्या करते हैं? चार्जेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि गिवन बॉडी में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होते हैं? अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब्राहम बेनेट, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब्राहम बेनेट ने इसे इन्वेंट किया, आविष्कार किया है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का 1787 में। इसमें क्या होता है? 2 सिलेंडर स्ट्रिप्स होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो क्या होती हैं? या लीफ कहा जा सकता है या स्ट्रिप्स कह दिया जाता है, जो गोल्ड फॉइल की होती हैं, हैंगिंग फ्रॉम अ मेटल रॉड। तो आप स्ट्रक्चर में ईजिली देख सकते हैं कि गोल्ड स्ट्रिप जो है लीफ स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रिप के स्ट्रक्चर में है, जो है एक रॉड से क्या होती हैं? हैंग की हुई रहती हैं। द मेटल रॉड एक्ट एज अ कंडक्टर। तो जो मेटल रॉड है जहाँ से हैंग करती हैं, टंगी रहती हैं, वो एज अ कंडक्टर वर्क करते हैं। द मेटल रॉड इज पास थ्रू एन इंसुलेटेड ट्यूब थ्रू अ नॉन कंडक्टिंग कॉर्क। और यहाँ पे जो कॉर्क लगाया जाता है वो नॉन कंडक्टिंग कॉर्क होता है और उसको एक कांच के ग्लास केस में रख दिया जाता है। एट द अपर एंड ऑफ द रॉड अ हॉरिजॉन्टल मेटल डिस्क इज अटैच्ड, और ऊपर एक मेटल डिस्क लगा दिया जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? कंडक्शन और इंडक्शन। तो हम इलेक्ट्रोस्कोप में चार्जेस कैसे फाइंड कर सकते हैं? कंडक्शन के थ्रू। जब हम कोई चार्ज मटेरियल उसके पास लेके जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने अपना ग्लास रॉड लिया है, वो नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, और जब हम इस पे लेके जाएंगे तो जो चार्ज होगा इलेक्ट्रोस्कोप में वो चार्ज शो करेगा, अपोजिट चार्ज शो करेगा। तो मतलब अगर हमारा रॉड नेगेटिव चार्ज है तो हमारा जो गोल्ड लीफ जो यहाँ पे लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इंडक्शन के थ्रू क्या होगा? इंडक्शन में हम जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा था कि हम बिना टच किए जब हम किसी आपके एक चार्ज बॉडी को लेके जाएंगे, जैसे कि इग्नोइट रॉड को ही लेके जाएंगे उनके पास, तो वो क्या करेंगे? वो ट्रांसफ़र करेंगे अपने चार्जेस को, जिससे पता चल जाएगा कि गिवन बॉडी में कौन सा चार्ज है। तो बच्चों 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और दूसरा होता है हमारा पिथ बॉल पेंडुलम। ओके, नाउ द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूजिंग एन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू कैसे किया जाता है? हमने अभी देखा कि 2 तरह के होते हैं और दोनों हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब देख लेते हैं एक नए टॉपिक को, जिसे हम कहते हैं स्पार्किंग। कि स्पार्किंग क्या होता है? स्पार्क वर्ड तो बहुत यूज़ करते होंगे आप लोग,
ओ माय गॉड, आप में तो एक स्पार्क है ना। ऐसे कई तरह के वर्ड्स होते हैं जो फैमिली मेम्बर्स या फिर नॉर्मली आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। एक स्पार्क, एक चमक होनी, एक अलग सी चीज़ होनी जिसे देख के इंसान खुश हो जाता है। ठीक। When two oppositely charged bodies are developed, when two oppositely charged bodies are brought close to each other, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बॉडीज को हम एक पास लेके आते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। If the air gap is quite small, the strong field can pull the electrons out of the atoms of the air molecules, forming ions, and hence insulation of air breaks down. Due to the breaking of insulation, charges jump from one body to another. So discharging takes place, which is seen as a flash. तो क्या होता है जब दो अगेंस्ट अपोजिट चार्जेस आपस में आते हैं और जब भिड़ंत होती है तो हम देखते हैं फ्लैश मतलब झाग से, तो उसे क्या कहते हैं, उस क्रैकलिंग साउंड के संग आते हैं। तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं स्पार्किंग, और इसी से आपका ओरिजिनेट होता है लाइटनिंग। तो आपने सुना होगा जब बिजली कड़कती है तो आवाज़ आती है, प्लस क्या होती है, एक लाइट भी आती है। तो बच्चों आपने क्या देखा होगा कि पहले लाइट आती है कि पहले साउंड आता है। तो थंडर क्या हो जाता है, जो एक शो कर देता है जिससे आवाज़ आती है। जब बारिश होती है ना, बिजली कड़कती है और फिर इसके बाद हमें आसमान में रोशनी दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं कि साउंड पहले ट्रेवल करता है कि लाइट। एक रेस है दोनों में, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग प्रोसेस। Lightning is a static electric charge that moves from a cloud to the ground. जो बिजली कड़कने की या बिजली चमकने की हम बात करते हैं, ये एक तरह का स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब जो एक एक्यूमुलेटेड चार्ज है, एक जमा हुआ चार्ज है जो बादलों से ज़मीन तक का रास्ता तय करता है। एंड फ्रॉम द ग्राउंड टू अ क्लाउड और फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर, जो एक बादल से दूसरे बादल या ज़मीन से बादल की तरफ या बादल से ज़मीन की तरफ। लाइटनिंग इज यूजली अकम्पनाइड बाय थंडर स्ट्रॉम। लाइटनिंग को किसके संग ज़्यादातर हम देखते हैं, थंडर स्ट्रॉम की, ठीक है ना। When the weather is humid and wind is blowing, clouds develop static electricity within them. जब मौसम में थोड़ा सी नमी होती है और जब हवा चलती है तो हम देखते हैं जो बादल होते हैं वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर रख लेते हैं। सो क्या होता है, जब मौसम थोड़ा सा पानी वाला होता है, हल्का सा नमी होती है और हवा चलती रहती है, तो क्लाउड्स उस टाइम जो बादल होते हैं वो अपने अंदर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर लेते हैं। तो क्लाउड क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, while others get positively charged. The oppositely charged clouds get attracted towards each other in the sky. तो क्या होता है, जो कुछ बादल पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस होते हैं और ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। और जब वो पास आते हैं तो क्या होता है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि ये आपका क्लाउड है, ठीक, और एक ये क्लाउड है, तो हो सकता है इसमें पॉजिटिव चार्जेस हो जाएं और इस क्लाउड में आपका नेगेटिव चार्जेस है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब ये क्लोज आएंगे तो ये क्या होंगे, ये आपस में भिड़ जाएंगे, और जब ये भिड़ेंगे आपस में तो क्या होगा, लाइटनिंग होगी, और लाइटनिंग होगी तो स्पार्किंग हमें देखने को मिलेगा। सो एज अ रिजल्ट लाइटनिंग ऑकर्स। व्हेन लाइटनिंग ऑकर्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। और जब ये आपस में बादल कड़कते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी गर्माहट, बहुत सारी हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। दिस हीट एनर्जी हीट्स अप द एयर अराउंड इट। और ये जो हीट एनर्जी जो होती है वो चारों तरफ की हवा को गर्म कर देती हैं। तो एयर जो वो एक्सपेंड होती है चारों तरफ रहती हैं और ये कहती हैं क्या, कोल्ड एयर को कंप्रेस करती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक तेजी से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे हम कहते हैं थंडर, ठीक है ना, जिसे हम क्या कह देते हैं, थंडर कहते हैं। Lightning and thunder occur almost simultaneously, but we usually hear the thunder after a period of time. क्या कहा जा रहा है, रोशनी और आवाज़ हमें दोनों एक संग ही होती हैं, पर हमें नॉर्मली जो थंडर की जो आवाज़ है वो कुछ टाइम बाद सुनाई देती है। दिस इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच मोर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। क्यों, अब यहाँ पे कंफर्म हो गया ना कि स्पीड की लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है कंपेयर टू दिस साउंड। तो लाइट क्या हो गया, विन कर गया, कि पहले जब बादल आपस में कड़कते हैं तो पहले हमें रोशनी चमकती है, उसके बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी साउंड। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश भी की गई है कि एक नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है, एक पॉजिटिवली क्लाउड जो है वो चार्ज है, और आपस में जब वो कर रहे हैं तो वो लाइटनिंग हो रही है।
तो बच्चों लाइटनिंग होती तो है, इसके कुछ यूज़फुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, पर ये खतरा भी लेकर आती हैं। कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, जब लाइटनिंग कड़कती है तो ये नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं, और ये नाइट्रेट्स क्या होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ओजोन को भी फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर। जो हवा चलती है ना, उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से ये ओजोन लेयर को भी फॉर्म करते हैं। पर इससे नुकसान क्या है, जब लाइटनिंग होती है तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कई लोगों की प्रॉपर्टीज़, कुछ लोगों की ज़िंदगी भी दांव पे लग जाती है। कभी कभी तो ये होता है कि उसकी गर्माहट से उसकी क्या हो जाती है, आग लग जाती है, या फिर मेटल्स जो होते हैं वो पिघल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को बताया जाता है कि जो सर्किट्स वगैरह, जो टीवी सर्किट, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है, कि उन्हें बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट में आएंगे, लाइटनिंग के कंडक्ट में आएंगे, सॉरी कनेक्शन में आएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे वो, तो क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। कभी कभी ये फॉल, जब बिजली कड़क के जब गिरती है, चार्जेस जब गिरते हैं, किसी की छत पे गिर गए तो छत होती है वो फट जाती है, किसी के ऊपर गिरती है तो वो इंसान मर भी सकता है। तो कौन से सारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए, कि हमें कभी भी ऊंचे पेड़ों के नीचे या बिल्डिंग्स के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर हमने कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है, जैसे टीवी एंटेना या मेटल रॉड से, तो उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। अपने कंप्यूटर टेलीविज़न को इस टाइम पे डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, और हो सके तो बाहर हवा में या ऐसी बिल्डिंगों के यूज़ नहीं करना चाहिए। स्पेशली अम्ब्रेला वगैरह को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अम्ब्रेला की जो स्टिक होती है जिसका हम होल्ड करते हैं वो भी मेटल की होती है, ठीक ना। और अगर आप व्हीकल वगैरह चला रहे हैं तो उन सबको बंद करके कहीं और जाके खड़े हो जाइए। अब साइंस जो है वो इतनी आगे बढ़ गई है कि उन्होंने कई कई तरह से हर एक चीज़ को, एनर्जी को रिजर्व करना सीख लिया है। तो इसी के रिजर्वेशन के लिए लाइटनिंग कंडक्टर को बनाया गया है। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसको यूज़ किया जाता है टॉल बिल्डिंग्स, जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, उनको लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म से बचाने के लिए। और ये इस किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे ये वर्क करते हैं, ठीक है ना। कंडक्शन, जब हम चार्ज बॉडी को बाय टच हम ट्रांसफ़र करते हैं चार्जेस को, तो यहाँ पे एक सेटअप दिया रहता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि लाइटनिंग रॉड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो एक क्रॉ फूट होता है ना, जैसे कौवे के जो पैर होते हैं, उस तरह के एक लीड जो होता है वो पृथ्वी के अंदर लगा दिया जाता है, ज़मीन के अंदर लगा दिया जाता है, कि अगर इनकेस कभी बिजली कड़के भी, तो बिजली कड़के पहले कहाँ जाएगी, पहले वो मेटल को अट्रैक्ट करेगी, और जब वो मेटल को अट्रैक्ट करेगी तो जाके पृथ्वी के अंदर चली जाएगी, ज़मीन के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से बिल्डिंग का नुकसान नहीं होगा। तो बच्चों ये था लाइटनिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। या आपने ऑलरेडी क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ा होगा, क्लास 8 की सेशन में भी पढ़ा होगा कि अर्थक्वेक क्या होते हैं। सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक, ठीक है ना। तो सडन शेकिंग जो होता है ना, पृथ्वी सडनली हिलने लगती है। और अभी जल्दी हमने अपने इंडिया में अर्थक्वेक देखा था कुछ साल पहले, अप्रैल के टाइम में, ठीक है, 4-5 साल हो रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, भूकंप जिसको हम कहते हैं, ये सडन शेकिंग होती है जिसमें पृथ्वी कहते हैं ट्रेम्बल करने लगती है। ये कुछ टाइम के लिए होता है, या फिर थोड़े 1 या 2 दिन के लिए होता है, कुछ कुछ मिनट या कुछ कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं, और जिसे हम कहते हैं भूकंप। और जब एक अर्थक्वेक आता है तो वो क्या होता है, एन अर्थक्वेक ऑकर्स मोर देन 1000 टाइम्स अ डे। ये प्रतिदिन हज़ारों बार होता है, बट क्या होता है, इतने स्लाइटली, इतने लाइट होते हैं कि हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। पर कभी कभी ये जब बहुत हाई वोल्टेज पे होते हैं, या बहुत हाईली ग्राफ के संग आते हैं, वेव्स के संग आते हैं, तो ये डिस्ट्रक्शन, कभी कभी लॉस ऑफ लाइफ भी लेके कर चले जाते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम, अब तक का जो सबसे बड़ा भूकंप की वजह से जो रहा, वो था जो चाइना में 1556 में आया था तकरीबन, जिसमें 8 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। अर्थक्वेक कॉन्स्टेंटली कॉजिंग मच डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट और कंट्रोल अर्थक्वेक। और तो ये परमानेंटली कुछ ना कुछ कॉजेज दे रहे हैं और बहुत डैमेज कर रहे हैं, पर अभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाया है कि हम अर्थक्वेक को अर्लियर क्या कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें। So, earthquakes are sometimes preceded by force shocks and major earthquakes are often followed by mini aftershocks. कुछ कुछ होते हैं जो सडनली शॉक देते हैं, पर कुछ अर्थक्वेक्स जो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स होते हैं वो हर कुछ कुछ टाइम के बाद आते रहते हैं, और फिर धीमे धीमे इनका नंबर जो होता है वो धीमे धीमे जो इनकी जो अकरेंस होती है वो कम होती जाती है, हफ्तों फिर महीने में। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अर्थक्वेक के,
एन अर्थक्वेक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी कैन क्रिएट फीसर्स एंड क्रैक्स इन द ग्राउंड। अगर जो मॉडरेट इंटेंसिटी के आते हैं वो क्या करते हैं, हल्का हल्का सा ज़मीन में फट जाता है, तो ज़मीनें क्या होती है, क्रैक हो जाती हैं। जैसे रोड या प्रॉपर्टी लाइन से जो दीवारें वगैरह होती हैं वो क्या होती है, फट जाती हैं। जो नदियों की बात करते हैं तो क्या होती है, नदियाँ भी कभी कभी अफेक्ट हो जाती हैं अर्थक्वेक की वजह से। बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफन सफर सीवियर डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जो सड़कें होती हैं, जो पुल वगैरह होते हैं, वो भी कभी कभी क्या होती है, काफ़ी डैमेज हो जाती है, फट जाती हैं। In cities, fire often accompany earthquakes and are generally responsible for more damage than the earthquake themselves. कभी कभी क्या होता है, जो आग वगैरह जो होती है वो अर्थक्वेक की वजह से क्या होती है कि जितना अर्थक्वेक नहीं होता, कहीं ना कहीं अगर आग वगैरह लग जाती है शहर वगैरह में तो वो और भी ज़्यादा डैमेज लेते आते हैं। ठीक है ना, कि अगर भूकंप आया, भूकंप के साथ अगर कहीं आग लगे तो वो भी कहीं ना कहीं और भी हलचल मचा देते हैं। तो चलिए देखते हैं अर्थक्वेक की हम बात करें तो हमारे अर्थ में होता क्या क्या है। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। सो सबसे पहले है हमारा जो है वो है कोर। ये इनर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का, ठीक है ना, और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, इनर, आउटर एंड इनर कोर में, आउटर कोर में हम इनको डिवाइड करते हैं। द कोर ऑफ अर्थ इज एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि ये सबसे इनर पोर्शन होता है इसलिए सबसे 2 कोर होते हैं और ये सबसे इनर पोर्शन होता है इसलिए सबसे ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द अर्थ कोर कॉल्ड आउटर कोर इज लिक्विड। तो जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मोल्टन आयरन मतलब जो घुलनशील वाले, जो घुले हुए होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो इनर कोर होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है मेंटल। ये क्या होता है, ये पृथ्वी का सेंट्रल रीजन होता है, डेट इज कोर और क्रस्ट के बीच में क्या पाया जाता है, मेंटल। इट इज़ मोस्टली मेड ऑफ डेंस एंड सॉलिड रॉक्स। ये रॉक मतलब पत्थरों के बने होते हैं जो सॉलिड होते हैं और काफ़ी ठोस होते हैं। और हीट कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ अर्थ वार्म्स मेंटल। और जो ये जो इनर कोर और आउटर कोर से जो गर्माहट आती है वो मेंटल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और क्रस्ट क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसमें क्या होता है, लाइटर रॉक्स के बने हुए रहते हैं, हल्के पत्थरों के बने रहते हैं। और ये कई तरह के प्लेट्स में डिवाइडेड होती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लेट्स में डिवाइडेड होती हैं। The reason why earthquake occurs is that the earth crust is made of a number of plates which are able to move. कई नंबरों की प्लेट से ये बनी होती है, कई प्लेट्स इसमें होती हैं ये क्रस्ट एरिया में। ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं क्या होती है, मूव करती रहती हैं और थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट होता है, जिन्हें हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। अब आप ही एक ग्लास को रख दीजिए, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, ये इजी है। पर अगर आपने एक को ऊंचे पे रख दिया है और दूसरे को नीचे पे रख दिया है और ये ग्लास स्लैब ऐसे, थोड़ा सा भी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो ये बीच में से क्रैक हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह प्लेट्स भी होती हैं, अर्थक्वेक क्रस्ट की जो प्लेट्स होती हैं, ठीक ये भी प्लेट्स की तरह होती हैं। ज़्यादा प्रेशर पड़ा, ज़्यादा प्रेशर हुआ तो क्या हो गई, ये क्रैक हो गई। क्रैक नहीं हुई तो उससे हमने कहते हैं भूकंप आया, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन। अब ये एक समतल भूमि है, ठीक, यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी हुई है पूरी, और इन्हीं के बीच में क्या प्रेशर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ, क्रैक हो गई। और जब ये प्लेट क्रैक हुई तो जाहिर सी बात है ये बिल्डिंग तो अपनी जगह पे यानी नीचे आ जाएगी। जब ये नीचे आ जाएगी तो मतलब क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। यही होता है अर्थक्वेक सिंपल लैंग्वेज में। तो देख लेते हैं कि कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं। एक सिंपल सा डायग्राम है जो सारे टर्म्स को रिलेट कर देगा। सिस्मिक वेव्स दिखाए जा रहे हैं, एपिसेंटर दिखाया जा रहा है, फाउल्ट दिखाया जा रहा है, सिस्मिक फोकस दिखाया जा रहा है। तो बच्चों 2 तरह के अर्थक्वेक होते हैं, एक होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, एक होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो फॉल्ट क्या होता है, जो सडन मूवमेंट होता है रॉक्स में एग्जिस्टिंग फॉल्ट में। तो फॉल्ट क्या होता है, एक तरह का फ्रैक्चर होता है अर्थ के आउटर शेल में, ठीक है ना, जहाँ पे रिपीटेडली क्या होता है, सेक्शन ऑफ रॉक रिपीटेडली स्लाइड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे फॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि एक रॉक नीचे हो गया, एक रॉक ऊपर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, सिस्मिक फोकस क्या होता है, सिस्मिक फोकस होता है द पॉइंट इन द इंटीरियर वेयर अर्थक्वेक फर्स्ट बिगिन, इट्स कॉल्ड इट्स फोकस है सिस्मिक फोकस। जहाँ पे अर्थक्वेक पहले अपनी शुरुआत करता है, ठीक है ना, जो अर्थक्वेक अपनी पहले शुरुआत करता है वो सिस्मिक फोकस से करता है। और फॉल्ट क्या होते हैं कि जो आपके जो रॉक एरियाज होते हैं ना, जो फ्रैक्चर हो जाता है, ये फॉल्ट दिख रहा है ना, ये जो फ्रैक्चर हो जाता है अर्थ के आउटर शेल में, तो उसमें क्या होता है, जो सेक्शंस होते हैं रॉक के वो रिपीटेडली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। और सिस्मिक फोकस जहाँ पर अर्थक्वेक पहले जनरेट होता है। When
एन अर्थक्वेक ऑकर्स मेनी काइंड्स ऑफ शॉक वेव्स, कई तरह के शॉक वेव्स लगते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फोकस पे, और इन्हीं वेव्स को हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। जाहिर सी बात है, आप एक बर्तन में पानी लीजिए, पानी एज इट इज़ रहने दीजिए, कॉन्स्टेंटली उसको ऐसे रहने दीजिए। आप उसमें अगर एक पत्थर डालेंगे तो आप देखेंगे उसके चारों तरफ क्या वेव्स बनने लगी गोल गोल। इसी तरह की वेव्स बनती है अर्थक्वेक में भी, ठीक है ना। एंड द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस वर्टिकली जो होता है वो हो जाता है हमारा इपिसेंटर, ठीक है ना। जो सिस्मिक फोकस के ऊपर जो एक वर्टिकली पॉइंट जो बनता है उसको हम लोग क्या देते हैं, इपिसेंटर। तो सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लॉन्ग वेव्स। प्राइमरी फास्टेस्ट ट्रैवलिंग्स होती हैं, तीनों टाइप में प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स में सबसे तेज जो ट्रैवल करती है वो कौन सी होती हैं, प्राइमरी वेव्स होती हैं, जिनको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं कि सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये प्राइमरी वेव से थोड़ा सा स्लो चलती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये रॉक के पास से होके जाती हैं। और जो लॉन्ग वेव्स होती हैं वो एकदम स्लो चलती हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो सरफेस से होके जाती हैं। तो जाहिर सी बात है इनर पोर्शन फ्री है तो यहाँ पे हमें प्राइमरी वेव्स देखने को मिल रहा है। सेकेंडरी क्या होती हैं, थोड़े से हमारे मेंटल एरियाज में आ जाती है जहाँ पे हमारे सॉलिड रॉक्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो टाइम लेके ट्रैवल करती है। और जो हमारा लॉन्ग वेव्स होती है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं वो हमारे क्रस्ट एरिया पे होती हैं, ठीक है ना। तो ये 3 वेव्स है सिस्मिक वेव्स की जो ट्रैवल करती हैं। चलिए भाई, अब इसके बाद देख लेते हैं अर्थक्वेक्स इन इंडिया। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी पहले हम डायग्राम में देख रहे हैं तो जो ज़मीन है वो एकदम प्लेन है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो फॉल्टिंग है वो क्या हो रही है, पहले ऐसे डायरेक्शन में स्लाइड कर रहे हैं, फिर ये ऊपर नीचे से स्लाइड कर रहे हैं थर्ड में। और जब यही स्लाइड जो हमारा ऊपर नीचे से चारों तरफ से होने लगता है तो क्या होते हैं कि हमने देखा कि अभी जो प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की हम बात करते हैं जो एज इट इज़ नॉर्मल थी, और वो क्या होने लगी, ऊपर नीचे होने लगी। और जब ऊपर नीचे होने लगी तो वहीं पे अर्थक्वेक आ गया। अगर हम बात करते हैं भूकंप की इंडिया में किन किन एरियाज़ में आते हैं, तो ज़्यादातर एरिया जो ज़्यादा भूकंप से ग्रसित एरिया माने जाते हैं वो है कश्मीर, वेस्टर्न एरिया का, सेंट्रल हिमालय है, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ है, राजस्थान है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है। ये सब क्या है, इंडिया के वो एरियाज़ हैं जो ज़्यादातर जिसमें चांसेस हैं कि अर्थक्वेक ज़्यादातर आ सकते हैं। अब तक को इंडिया का अगर देखा जाए तो जो वर्स्ट अर्थक्वेक अभी तक रिकॉर्ड किया गया था वो था 2001 में जो गुजरात में आया था। ये मॉर्निंग थी 26 जनवरी 2001 की, जिसमें क्या हुआ था कि लोग प्रिपेयर कर रहे थे रिपब्लिक डे की परेड, और इसी में एक बड़ा सा भूकंप आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये भूकंप तकरीबन 2 मिनट के लिए आया था, जिसमें 20,000 लोगों की जानें भी चली गई, और तकरीबन 30 बिलियन जो रुपीज़ देखा जाता है, 30 बिलियन रुपीज़ जो थे लोगों की प्रॉपर्टीज़ उसमें ख़राब हो गई थी। और जो गुजरात का सबसे वर्स्ट अफेक्टेड टाउन माना गया था वो था अहमदाबाद एंड भुज में, ठीक है ना। फिर दूसरा था 26 दिसंबर 2004 में सुनामी जो इंडियन ओशन में आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। और उसके बाद जो मेजर अर्थक्वेक में आया इंडिया का वो था 8 अक्टूबर 2005 में यूरी और तंगदर में, नॉर्थ कश्मीर का एरिया है ये, जिसमें तकरीबन 50,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, ठीक है। अब तो अभी तक हम लोग जान लें कि भूकंप होता कैसे कैसे आता है, अब ये देखते हैं कि हम उसे डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टू स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। तो भूकंप की पढ़ाई को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक साइंटिस्ट यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। इनकी कितने स्ट्रेंथ से और किस लोकेशन पर आने वाले हैं उसके लिए एक तरह का साइंटिस्ट ने इक्विपमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया है जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, वो शॉक वेव्स जो आती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और कितने एम्पलीट्यूड और कितने हाइट पे वेव्स जाएंगी जो स्ट्रॉन्गर होंगी वो डिटेक्ट करती हैं कि अर्थक्वेक कितनी तेज़ी से आया है। इसे एम्पलीट्यूड को मेजरमेंट करने के लिए एक तरह का स्केल बनाया गया जिसे कहा जाता है रिश्टर स्केल। इस स्केल पे हम मेज़र करते हैं सक्सेसिव नंबर के स्ट्रेंड्स एक अर्थक्वेक का जो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, जो रिप्रेजेंट किया जाता है प्रीसीडिंग नंबर में। जैसे कि अगर एक अर्थक्वेक 5 के मैग्नीट्यूड से रिलीज़ किया जाता है तो 10 टाइम्स मोर एनर्जी देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4 और रिश्टर स्केल, ये बताने की कोशिश किया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसका एक डायग्राम है, इसमें देख लेते हैं कि आखिर में ये कैसे किया जाता है।
ये सिस्मोग्राफ है और अगर आप यूट्यूब पे अगर इसे फाइंड करेंगे तो इसको बनाने का बहुत इजी तरीका भी बताया गया है। तो अभी आप फ्री भी चल रहे हैं, ठीक है, स्कूल्स अभी खुले भी नहीं, तो आप चाहें तो घर पे भी इसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पैन लगी हुई है, पेंडुलम है। तो जब पृथ्वी के इसको जस्ट लगा दिया जाता है, इसको ज़मीन के ऊपर रख दिया जाता है, एक रोलर पे लगा दिया जाता है पेपर, तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें वाइब्रेशंस हो रही हैं अर्थ की अपर लेयर पे, सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे, तो उस हिसाब से वो पेन जो होती है वो ड्रॉ करती जाती है। तो जितने हाई मैग्नीट्यूड की हम वेव्स बनाएंगे उतना होता है कि पृथ्वी की जो है कितनी तेज़ी से शेक कर रही है। तो सिस्मोग्राफ एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है जो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ और लोकेशन की अर्थक्वेक की, ठीक है ना। चलिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ये है कि हम अर्थक्वेक से बच कैसे सकते हैं। अर्थक्वेक्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव, ये काफ़ी नुकसानदेह होते हैं और हम इन्हें प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर हम इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अर्ली प्रिकॉशंस, ताकि हम अपने आप को बचा सकें। तो नॉर्मली ये प्रिकॉशंस उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिस्की एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है ना, जो ज़्यादा थ्रेटेंड एरियाज़ है। ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस जोन शुड बी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर अर्थक्वेक ट्रेमर्स। तो इन एरियाज़ में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं उन्हें इस तरह से बनाना चाहिए कि जो बड़े से बड़े भूकंप आए उनको वो बर्दाश्त कर सकें। हाईली सिस्मिक एरियाज़ में मड या टिम्बर ज़्यादा अच्छा रहेगा इस्तेमाल करने के लिए, हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल न करके मड या टिम्बर का इस्तेमाल किया जाए। छत हो जितनी हल्की बना सके उतना अच्छा है, ताकि अगर कभी स्ट्रक्चर गिरे भी तो ज़्यादा डैमेज ना हो सके। कपबोर्ड्स और शेल्फ जो होती है वो हमेशा दीवारों से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि वो जब गिरें तो ज़्यादा नुकसान ना दें या फिर वो गिरे ही ना। वॉल क्लॉक, फोटो फ्रेम्स, ये सब जो होने चाहिए वो अच्छे से दीवार पे लगे हुए होने चाहिए, ताकि अर्थक्वेक के टाइम पे ये किसी के सर पे या किसी व्यक्ति पे ना गिरे। सिंस सम बिल्डिंग में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती है जिनमें आग भी लग जाती है भूकंप आने की वजह से, तो उन बिल्डिंग में स्पेशली जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें ध्यान देना चाहिए कि फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आपके जो सिलेंडर्स होते हैं या सारे सिलेंडर्स होने चाहिए जिनसे आग आप इजली बुझा सकें, ठीक है ना। और चलिए ये भी देख लेते हैं कि अगर हम घर पे हैं तो बच्चों, अगर इन केस कभी अगर आप घर पे फंस गए हैं तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो अगर आप घर पे हो गए हैं, तो अगर आप घर के अंदर हैं तो क्या करिए, तुरंत जाके आप किसी भी टेबल के नीचे बैठ जाइए, ठीक है ना। और जब इस जो शेकिंग जब वो ख़त्म हो जाता है तब आप बाहर आइए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप टेबल के अंदर रहेंगे, अगर कोई चीज़ गिरेगी भी तो वो टेबल के ऊपर गिरेगी, अगर टेबल ज़्यादा मजबूत है तो आपको चोट नहीं आएगी। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो गिरने के चांसेस आपके ऊपर, आप उनसे दूर रहिए। अगर आपके बेड पर आप हैं तो आप उठिए मत, अपने हेड को पिलो से बचा लीजिए। और अगर आप बाहर हैं तो क्या करना चाहिए, पहले तो एक क्लियर स्पॉट देखिए जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह गिरे तो आपको चोट ना लगे, ऐसे आप एरिया ढूंढ लीजिए। अगर आप कार या बस में हैं तो बाहर मत आइए, ड्राइवर से कहिए कि वो कार को धीमे धीमे ले जाके एक क्लियर स्पॉट तक पहुँचा दे, ताकि किसी को भी कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और तब तक उस गाड़ी से बाहर मत आइएगा जब तक शेकिंग जो अर्थ की वो रुक ना जाए। तो आई होप आपको ये चैप्टर और ये इस वीडियो के द्वारा सब क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल फेनोमेना, लाइटनिंग, अर्थक्वेक ये क्या होते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।